चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने फील्ड की कैलकुलेशंस पढ़ ली, अब हम फ्लक्स डिस्कस करेंगे। फ्लक्स की मदद से भी फील्ड निकाला करेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आगे की इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें जो जरूरत होती है, पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें एरिया वेक्टर। Normally, area is a scalar quantity, but in some problems area treated as a vector quantity. That means, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में हमको एरिया को as a vector quantity लेना होता है। तो अगर हम किसी सरफेस को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, ये जैसे कोई हमारा सरफेस एरिया है, इस सरफेस का हमको एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है। तो आप एक इसका एलिमेंट लो, ये हमने एक एलिमेंट्री पार्ट ले लिया और इसके साथ नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन एसोसिएट करा। नॉर्मली आउटवर्ड, ये इसका यूनिट वेक्टर है। इस एलिमेंट का ये सरफेस एरिया है ds, ये कंप्लीट सरफेस है s, इसका n यूनिट वेक्टर है। तब हम इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ds वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट होगा, दैट इज ds उसका मैग्नीट्यूड हो गया और हमने उसकी डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर आउटसाइड के लिए ली थी उसके लिए हमने यूनिट वेक्टर और लिखा n यूनिट वेक्टर। नाउ इट बिहेव लाइक एन एरिया वेक्टर। अब ये एक एरिया वेक्टर की तरह से ट्रीट होगा। तो कैसे ड्रॉ करेंगे एरिया वेक्टर समझ में आया? हमने ये सरफेस एरिया लिया, जैसे ये कोई ब्लैक बोर्ड है, इसमें से कोई सा एक एलिमेंट लो और उसके परपेंडिकुलर आउटसाइड में क्या ड्रॉ कर दो, एक डायरेक्शन उस पर रिप्रेजेंट करो। जब आप उस पर डायरेक्शन लगाओगे तो आपको ऐसा मिलेगा और ये बोला जाएगा दिस इज एरिया वेक्टर। अब ये तो था अगर सरफेस रेगुलर है, दैट इज प्लेन सरफेस है। अगर कर्व्ड सरफेस हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप इजीली ले सकते हो। जैसे ये हमारा कोई स्फीयर है, इसके हर एक पार्ट को छोटे छोटे एलिमेंट्स में, कंप्लीट सरफेस को हम उसके छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने इतना छोटा सा पार्ट ले लिया, अब इसका नॉर्मली आउटसाइड ले ली, ये इसका क्या होगा, ds वेक्टर होगा। इस वाले सरफेस का ds वेक्टर हम इसे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं एरिया वेक्टर इस पे ड्रॉ करना चाहता तो भी मैं ड्रॉ कर सकता था, इसका एरिया वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, तो ds वेक्टर इधर की तरफ होगा। कहीं पे भी आप ऐसे ले सकते हो, इस वाले पार्ट पे ले लो, इसका भी एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा ऐसे। दैट मीन इस तरह से आपको एरिया वेक्टर ड्रॉ करने होंगे सभी के। हम इस तरह से एरिया वेक्टर ले सकते हैं, चाहे वो प्लेन सरफेस हो, कर्व्ड सरफेस हो, सभी में आप एरिया वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। एक वर्ड, दूसरा वर्ड हमारे पास होता है, अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझ ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। अब आप क्या करो, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में, ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ एक सरफेस रखो। कैसे भी रख सकते हो, मैंने ये सरफेस ऐसे रख दिया। अब मैंने अभी आपको एरिया वेक्टर ड्रॉ करना सिखाया था, तो इसका एरिया वेक्टर नॉर्मली दैट इज लाइक दैट, ये होगा ds वेक्टर। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स फ्लो से हम बना हुआ है, दैट इज हम फ्लो के लिए नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं फ्लक्स। तो किसी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास हो रही होती है, दैट इज कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई सरफेस प्लेस किया है, उस सरफेस से नॉर्मली कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, उससे रिप्रेजेंट करने के लिए जिस हम फिजिकल क्वांटिटी का यूज कर रहे होंगे, दैट क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइन। अब आप देखो इसका एरिया वेक्टर ये है। अब आप इसके कंपोनेंट्स में क्या करो, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिजॉल्व कर लो, ठीक है। अब आप इसको या तो इसके साथ रिजॉल्व, या तो ds वेक्टर को रिजॉल्व कर लो ऐसे, ठीक है, या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करने की कोशिश कर लो। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इनके बीच में ये एंगल थीटा है। तो देखो ये एक तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट हो गया,
और एक इसके पैरेलल कंपोनेंट हो गया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का ईडीएस कंपोनेंट इसके साथ आ जाएगा। ईडीएस cos थीटा कंपोनेंट, दैट इज cos थीटा कंपोनेंट इसके साथ है, और ये डीएस sin थीटा कंपोनेंट है। और cos थीटा जो कंपोनेंट है वो एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है। इट मीन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पार्ट के साथ कंट्रीब्यूट करता है, तो दैट पार्ट जो कंट्रीब्यूशन में लेके आ रहा होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया एज ए वेक्टर, दैट इज एरिया वेक्टर। तो फाई से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे डी फाई ई, ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दैट इज ई। और हमने आपको कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ पैरेलल कंपोनेंट था, दैट कंपोनेंट इज ds cos थीटा, देन e इनटू ds cos थीटा। इट मीन डी फाई ई जो होगा वो eds cos थीटा के इक्वल आ गया। आप चाहो तो इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो डी फाई ई इक्वल टू आप इसे लिख सकते हो E डॉट ds, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वह जिस फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट मीन अब आपके पास एक ये रिलेशन आ गया जिस रिलेशन की मदद से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करोगे। आप इसके केसेस हम कंसीडर कर सकते हैं। एक बार हमने सोचा कि अगर हमारा सरफेस पैरेलल रखा है, एक बार सोचते हैं ये सरफेस परपेंडिकुलर रखा है, और एक बार ये सोचते हैं कि किसी भी एंगल पर प्लेस किया गया हो तब क्या होगा। सभी केसेस समझ लेते हैं। फर्स्ट केस में हमने ये कहा कि केस फर्स्ट है, अगर हमारा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, दैट इज सरफेस पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो गौर से, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां से ऐसे, और इसके अंदर हमने एरिया को रखा है, दैट इज इसको ये पैरेलल हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो ऐसे होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। अब दोनों के बीच में जो एंगल बनना होगा दैट एंगल इज 90, दैट मीन जब भी सरफेस पैरेलल प्लेस किया गया होगा तो थीटा की वैल्यू 90 आएगी। याद रखना इस बात को। जैसे नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो परपेंडिकुलर समझ, जब भी हम पैरेलल समझते हैं तो पैरेलल समझते ही वो थीटा 0 प्लेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्लक्स के केस में जो एंगल मेजर होता है वो नॉर्मल के साथ होता है। तो नोट इट, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फ्लक्स के केस में ऐसा नहीं होगा। दैट मीन अब आप यहां देखते हो डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट ds, e ds cos 0 cos 90 की वैल्यू 0, दैट इज फ्लक्स भी 0 होगा। तो जब जब सरफेस पैरेलल प्लेस होगा किसी फील्ड के अंदर, उसके साथ कोई फ्लक्स एसोसिएट नहीं करेगा। अगर हम इसका केस सेकंड लेने की कोशिश करेंगे तो केस सेकंड को भी समझ लेते हैं। क्या होगा केस सेकंड? केस सेकंड में ये होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने सरफेस रख दिया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस सरफेस को परपेंडिकुलर रखा गया है। इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ds वेक्टर इधर होगा, E इधर है, थीटा कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। अब अगर ऐसा होता है तब d phi E इक्वल टू किसके आएगा? E ds cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो d phi E इक्वल टू E ds के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रेट करके आप सरफेस के साथ कंप्लीट फ्लक्स निकाल सकते हो। करो इंटीग्रेट। अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन से आपको मिलेगा phi e इक्वल टू e इनटू s। अब ये मैक्सिमम होगा, दैट इज मैक्सिमम फ्लक्स एसोसिएट करेगा जब भी कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉर्मली प्लेस किया जाएगा। दैट इज ये नॉर्मल की कंडीशन है, सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है तब के केस में। और अगर एक कॉमन एंगल थीटा होगा
तो कॉमन एंगल थीटा के लिए तो हम जो रिलेशन यूज कर रहे हैं यही रिलेशन को हम कॉन्टिन्यूअसली यूज करते रहेंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। अब यहां से एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसकी ऐसा यूनिट होगी तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर ऐसा यूनिट बनाना चाहते तो फाई ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हम पढ़ चुके थे न्यूटन पर कूलम और इसकी मीटर स्क्वायर होती है, तो फ्लक्स की ऐसा यूनिट हो जाएगी, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज, आप डायमेंशन फार्मूला भी यूज कर सकते हो, पूछा जाता है कभी कभी, तो डायमेंशन फार्मूला के लिए आएंगे, तो डायमेंशन फार्मूला केस में न्यूटन दैट इज ml स्क्वायर p माइनस ml t माइनस 2, ये तो फोर्स के लिए हो गया, चार्ज के लिए 80 और एरिया के लिए l स्क्वायर। कंबाइन करो, तो जब हम इसे कंबाइन करके देखेंगे तो ml क्यूब t माइनस 3 a माइनस 1, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये कॉमन चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इजीली आप समझ सकते हो, बोर्ड पे जो भी है आपके सामने इसे इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज कैसे करते हैं, दैट इज एक साइंटिफिक गॉस, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड तैयार किया, उसका स्टेट एंड प्रूफ समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले कब गॉस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, पहली कंडीशन है ये तब यूज कर सकते हो जब कोई चार्ज आपने एनक्लोज कर रखा है, एनक्लोज करने का मतलब है कवर्ड कर रखा है, ये मैंने इसको कवर कर दिया ऐसे, अगर ये चार्ज पॉइंटेड है तो जो इसके अक्रॉस जो सरफेस एरिया खींचा गया है वो स्फेरिकल होगा, अगर ये कैसा होता लीनियर होता ऐसे, अगर ये चार्ज इस तरह से होता दैट मीन इस वाली लाइन पर लाई कर रहा होता, तो फिर हम जिस सरफेस को ड्रॉ कर रहे होते वो कैसा होता सिलेंड्रिकल होता, ये इसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। दैट मीन गॉस थ्योरम यूज करते समय हमको चार्ज को एनक्लोज करना होगा, और एनक्लोज करने के लिए जिस टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं दैट इज गॉसियन सरफेस, ये हमारे गॉसियन सरफेस होते हैं। अब हम स्टेट एंड प्रूफ देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको प्रूफ किया जा सकता है और क्या इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कहता है कि अगर आपने किसी चार्ज को एनक्लोज कर लिया, दैट मीन क्यू चार्ज अगर आपने एनक्लोज कर लिया तो इस कंप्लीट सरफेस के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट करेगा ये आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट मीन E डॉट ds, अभी हमने कहा था E डॉट ds जो होता है वो फ्लक्स होता है, और इंटीग्रेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंप्लीट सरफेस के लिए हमने टोटल काउंट कर लिया, और ये रिंग ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये क्लोज सरफेस है, अगर इस क्लोज सरफेस के लिए तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और अगर आपको इसे यूज करना है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर लोगे, दिस बिकम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो रखा है उसको कितने टाइम्स करना है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स करना है, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि फ्लक्स कितना होगा इस वाले सरफेस के साथ एसोसिएट करने वाला। अब इसका प्रूफ देखने की कोशिश करते हैं। सिंपली प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, मैंने ये सरफेस ले लिया और इस ये वाला सरफेस लिया, अभी आपको एरिया वेक्टर ड्रॉ करने सिखाए थे, ये हमारा एरिया वेक्टर ds हो गया। जब भी ये चार्ज कैसा होगा पॉजिटिव होगा तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा आउटसाइड होगा, दैट इज E की वैल्यू इधर की तरफ होगी, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा बिकम्स 0। ये जो गॉसियन सरफेस खींचा है हमने इसका रेडियस r है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस r है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, इतना होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर। अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर यूज करना चाहो तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स
अगर फ्लक्स की डेफिनेशन यूज करते हैं तो d phi e इक्वल टू होता है E डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट खोलो तो हमने कहा E ds cos थीटा, और थीटा आपने वहां पर देखा है कितना आ रहा है 0 डिग्री, तो आप थीटा की वैल्यू 0 लिखो, थीटा इक्वल टू 0, तो d phi e जो होगा वो e ds के इक्वल हो जाएगा। अब आप e की वैल्यू पुट करो, पुट इन द वैल्यू ऑफ e। अगर मैं e की वैल्यू पुट करता हूं तो d phi e इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर, इसको ds और लिखा। अब आप इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये तो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई ई आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट टर्म्स है वो बाहर चले जाएंगे, इंटीग्रेशन में रहेगा ds, और ds का मतलब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट स्फीयर, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है q अपॉन r स्क्वायर, सर इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई और r स्क्वायर से r स्क्वायर, तो जो phi e होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो गया q। यही हमको प्रूफ करना था। दिस इज द स्टेट एंड प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, दैट मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होता है और उसका हम यूज कैसे करेंगे, तो इस बात को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। थैंक यू।